स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो जैसा कि हमने छठी क्लास का पहला चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, तो अब हम आज से 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो छठी क्लास का वीडियो भी हम साथ साथ डालते रहेंगे, एक दिन हम छठी क्लास की और एक दिन 9वीं क्लास की वीडियो डालते रहेंगे। और मैं 9वीं क्लास का जो दूसरा चैप्टर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस बार इस टर्म में इस टर्म के सिलेबस में बहुपद ही आ रहा है, दूसरा पहला चैप्टर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बहुपद स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बहुपद स्टार्ट करने से पहले हमें बहुपद की कुछ बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें अचर संख्या पढ़ना है। अचर संख्या क्या होता है, चर संख्या क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात पड़ता है। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं, एक एक करके इन सबको हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है बहुपद में वो है अचर। अचर संख्या क्या होती है? अचर संख्या का मतलब जो, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके पास 2x हो गया, -1/3 हो गया, x² हो गया, 4x हो गया, 4y हो गया। कांस्टेंट अचर संख्या का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर फिक्स होते हैं वो कभी भी नहीं बदलती है। मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में अचर संख्या का मतलब गिवन, तो देखिए इसमें अचर संख्या क्या है, ये 2 है, इसमें क्या है, ये -1/3 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 4 है। तो ये सब क्या है, ये जो अचर संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जो कभी भी नहीं बदलती, वह संख्या होती है जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन होता है उसमें जो कांस्टेंट नंबर होता है वह संख्या होती है, वह कभी भी नहीं बदलती है। अर्थात वह नंबर, वह संख्या फिक्स रहता है। तो आप समझ गए कि अचर संख्या क्या होते हैं। वह कोई भी जो हमें एक्सप्रेशन देगा, मतलब कोई भी हमें, जैसे अब अभी पढ़ेंगे क्या, मैं बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैं बता दूंगा आपको कि ये व्यंजक। तो मतलब कोई भी जैसे ये है -1/3, तो कोई भी नंबर, तो एटलीस्ट आपको याद रखना है कि कोई भी जो नंबर होगा वो क्या होगा, अचर संख्या होगी, या कांस्टेंट नंबर भी हम उसको कहते हैं। अचर संख्या के बाद हमें क्या पढ़ना है, चर संख्या। तो अचर संख्या मैंने क्या बोला था, जो फिक्स होती है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन चर संख्या क्या होती है, चर संख्या वह संख्या होती है जो फिक्स नहीं होती है क्वेश्चन में। जैसे 2x + 2y है, तो ये इसमें अब देखिए, इसमें ये क्या संख्या है, ये दोनों क्या नंबर है, ये जो नंबर दिया हुआ ये क्या है, अचर संख्या है, मतलब ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी क्या है, अचर संख्या है। लेकिन ये क्या है, ये और ये दोनों क्या है, एक चर संख्या है। इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगा फिक्स नहीं होगा, वो बदलता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अचर संख्या क्या होता है, चर संख्या। अचर संख्या क्या होती है, जो फिक्स नंबर होता है, और चर संख्या क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो हम चर संख्या को किसी चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये एक्स्ट्रा, ये चलता रहेगा। तो आपको इतना याद रखना कि चर संख्या को हम किसी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब हमें चर अचर के बाद पढ़ना है बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक होता है मतलब कोई भी जैसे चर संख्या हो और गुना, अचर संख्या के साथ जब हम गुना करते हैं तथा उनके एक एक्सप्रेशन के बीच में, मतलब एक एक्सप्रेशन के बीच में अगर कोई सी भी ऑपरेशन हो, जैसे प्लस का ऑपरेशन हो, माइनस का ऑपरेशन हो, भाग का ऑपरेशन हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए 2x² हो गया, -3y हो गया, और प्लस का 3 हो गया। तो क्या है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को पूरे को क्या कहेंगे, हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। और तो ये देखिए, ये 2, 3 और ये 3, ये क्या है, ये तीनों क्या है, एक अचर संख्या है। अचर संख्या है कि नहीं, अचर संख्या है। और अचर संख्या के मैंने आपको बताया, अचर संख्या क्या होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है अचर संख्या की। और लेकिन ये x² और y² की क्या है, ये चर संख्या है। क्या है, ये चर संख्या है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है।
और जो ये 3 3 और ये 2 की क्या है, ये अचर संख्या जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, एक बात आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक से किसका निर्माण होता है, बहुपद का निर्माण होता है। कैसे कि आप, क्योंकि जो बीजीय व्यंजक है, जो बहुपद है किसका एक भाग है, बीजीय व्यंजक का ही एक भाग है। तो कैसे, तो देखिए, तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि ये है, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। तो ये भी क्या है, एक तो ये तो बीजीय व्यंजक है ही, तो ये बीजीय व्यंजक है और साथ साथ ये क्या है, एक बहुपद भी है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे ये कितना हो गया, -5 हो गया, ये x के ऊपर 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। एक तो ये याद रखनी है आपको, और या आपको एक ये याद रखनी है 5x - 1, आपको ये ध्यान रखना है कि, तो अब देखिए ये, लेकिन ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो वैल्यू है क्या है, ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों ना क्या है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, तो आपको याद रखना है बहुपद होने के कितने शर्तें हैं, बहुपद होने के 2 शर्तें होती है। बहुपद होने की 2 शर्तें क्या है, पहली शर्त क्या है कि जो भी मतलब दे रखा हो, जो भी वैल्यू हमें गिवन हो, उसका जो चर संख्या होगा, चर की संख्या के ऊपर ना, चर संख्या के ऊपर क्या हो, चर संख्या जो धनात्मक पूर्णांक चर संख्याओं के ऊपर जो घात होती है वह धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या समझ रहे आप, ये नहीं ना, ये तो नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो क्या ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो मतलब बहुपद है ही नहीं। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि क्या रखना है कि बहुपद जो है ना, उसका जो चर संख्या होगा, चर संख्या के ऊपर क्या हो, इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो चर संख्या के ऊपर क्या होना चाहिए, चर संख्या के ऊपर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। हमें पता है कि 1/3 पूर्णांक संख्या है, नहीं ना। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या को हम देखने के लिए क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या हमें पता है क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये होता है पूर्णांक संख्या, तो ये हो गया बीच में 0, ये प्लस वाला आ जाता है, प्लस वाला, और ये क्या आता है, माइनस का आता है। ये प्लस का 1 2 3 4, ये माइनस का 1 माइनस का 2, ये माइनस का 3, और ये सब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। धनात्मक क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। और ये क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि कोई भी जैसे गिवन हो हमें, तो उसका क्या होता है, जो चर होगा, चर की जो घात होगी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि जो चर होगा उसका जो नंबर होगा क्या होगा, पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या, कौन सा पूर्णांक हो जाए, सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए। तो अब ये क्या है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, ये भिन्न संख्या में, तो क्या भिन्न संख्या आती है पूर्णांक संख्या में, नहीं ना, तो इसीलिए क्या है, ये तो बहुपद नहीं है। तो इससे क्या है, इससे दो बातें बाहर निकलती है कि ये पहली बात तो ये बहुपद नहीं है। तो अब आपके लिए एक स्टेटमेंट बन सकता है कि सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, परंतु सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि बीजीय व्यंजक और मतलब बहुपद में क्या फर्क है। तो आपको ये याद रखना है कि जो
बहुपद है बीजीय व्यंजक का ही एक भाग है। और बहुपद को पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो वो उसका जो चर संख्या हो, चर संख्या का क्या हो, जो चर संख्या हो उसका जो चर संख्या के जो पावर हो, चर संख्या का जो पावर हो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कैसा संख्या चाहिए, पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या हो चाहिए, पूर्णांक तो होना ही चाहिए चर संख्या का, लेकिन क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होना चाहिए। अब चौथा क्या होता है, चौथा पद के, अभी तक हमने चर अचर और बीजीय व्यंजक के बाद हमें क्या पढ़ना है, पद पढ़ना है। पद क्या होता है, पद बिल्कुल आसान है। जैसे मैंने क्या लिखा है, ये एक बहुपद लिखा है, बहुपद, या मैं इसको कह सकता हूँ बीजीय व्यंजक भी, लेकिन हमारा चैप्टर जो बहुपद है तो हम इसको बहुपद लेके चलते हैं। इसको क्या लिखते हैं, बहुपद। अब बहुपद को क्या है, जो इनसा भी कुछ भी हो, बहुपद है नॉर्मली, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको जब हम सेपरेटली लिखते हैं, मतलब अलग अलग लिखते थे, जैसे एक्स का स्क्वायर हो गया और 2x हो गया, तो ये क्या हो गया, यही इसका एक पद हो गया। ठीक है, अलग अलग लिखना है, कोई भी जो हमें एक्सप्रेशन जैसे दिया हो उसको हम अलग अलग लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब जैसे इसका है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3y² लिख सकते हैं, और ये किसको क्या लिख सकते हैं, 5y लिख सकते हैं, ये इसको 7 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का x3। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैं निशान क्यों नहीं ले रहा, लेकिन जब माइनस का तो हमेशा याद रखनी है, प्लस का होता है तो हम इसको में निशान नहीं लगाते हैं, जब माइनस का होता है तो हम निशान जरूर लगाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब क्या है, अगला क्या है, 4x² है। अब अगला क्या है, ये 7x है, और यहाँ पे क्या है, ये -2 है, ये क्या है, -2 है। तो आपको समझ में आ गया कि पद क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो गिवन हो उसको सेपरेटली लिखना ही क्या होता है, पद होता है। अब हमें पांचवा पढ़ना है गुणांक, मतलब कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो चर संख्या के साथ गुना होता है ना, उसी को हम गुणांक कहते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं कहूँ 6x5 का गुणांक क्या है, x5 का गुणांक क्या है, यहाँ पे गुणांक क्या है, तो क्या लिखिएगा आप, सीधे शब्दों में 6, क्या लिखिएगा, 6 लिखिएगा। और अगर मैं कहूँ x² का गुणांक क्या है, तो क्या लिखिएगा आप, 2 है। अगर मैं कहूँ x0 का गुणांक कितना है, तो ये 5 होगा। तो आपको ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी कि x0 का पावर 1 होता है, आपको ध्यान रखना है x0 का पावर कितना होता है, 5 कैसे होगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या का, कोई भी चर संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। तो 1 को मैं 5 से गुना करूंगा तो क्या होगा, 5। अगर मैं 1 के बदले x0 लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आपको बात ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं क्या करूँ, x0 का गुणांक कितना है, 5 है। तो ये आपको इतने बात आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल शब्द में क्या, गुणांक क्या होता है, कोई भी चर संख्या के साथ अचर संख्या का गुणांक। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ 6 का गुणांक क्या है, यहाँ पे 6 का गुणांक क्या है, तो क्या लिखेगा आप, x का 5 लिखेगा। 2 का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो क्या लिखेगा, 2 का गुणांक x² है। अगर मैं कहूँ 5 का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो क्या लिखेगा आप, x का 0 लिखेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर मैं इसको टर्म में लिखूं, इसको टर्म में कैसे लिखूंगा मैं, अगर मैं पद में इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस सारी वैल्यू को 6x का 5 लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 5 लिख सकता हूँ। लेकिन जो ये 5 है, ये क्या है, पद तो है, पद क्या है, लेकिन ये क्या है, आपको ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था, जो 5 होता है क्या, अचर है ये, और कौन सा पद है, तो क्या है, अचर पद है। अचर पद का हमेशा आपको ध्यान रखना है, अचर पद का हमेशा आपको याद रखना है। जो गुणांक होता है, कोई भी जो चर संख्या उसका पावर 0 होता है, उसी का वह गुणांक होता है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि कोई भी अचर पद दे रखा हो तो उसका गुणांक कितना हो, क्या होगा, कोई भी चर संख्या का पावर 0 ही उसका क्या होगा, गुणांक होगा। ध्यान रखना है आपको। तो आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखा है गुणांक को लेकर, तो हम वो सॉल्व करते हैं। तो निम्न बहुपद से प्रत्येक x का गुणांक लिखे, तो हम चेक करते हैं कि पहले बहुपद है नहीं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बहुपद कैसे चेक करते हैं, यही आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि अब ये चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, बहुपद के लिए 2 चीजें। पहली तो क्या, जो चर संख्या उसका घात कैसे होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो चर संख्या उसके साथ कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं हो। तो आपको तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें पता ही है कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आती ही नहीं है। तो ये सिंपल है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो अब x का गुणांक पूछ रहा है। x का गुणांक कितना है यहाँ पे, ये देखिए x का गुणांक कितना है यहाँ पे, बस हमें ये वाला देखना है। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे, 5 है, 5 हो जाएगा, 5 x का गुणांक है। दूसरा क्या है, x का क्या, अब यहाँ पे कितना है, 12 x का गुणांक है। तीसरा क्या है,
एक्स, अब b यहाँ पे देखिए, ये वाली देखिए और यहाँ पे ये वाली थी, तो b x का गुणांक है। सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया सॉल्व। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हम बहुपद को कैसे px से qr से ry से su से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे 2x² + 5x - 2, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है px को, px मतलब बहुपद, qrx मतलब बहुपद, rx मतलब su मतलब, तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं ये सेम यहाँ पे लिख दूँ तो क्या मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बहुपद को px से qr से ry से su से भी क्या कर सकता हूँ, प्रदर्शित कर सकता हूँ। ध्यान रखना है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जैसे मैं ये लिख रहा हूँ √3x², तो क्या ये एक बहुपद है, क्या मैं कहूँ तो क्या ये बहुपद है, बहुपद नहीं है। आपको पता होगा कि 3 हम रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और x का स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी वैल्यू जो दी हो और हमें क्या हो, वहां पे क्या हो, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कैसा वैल्यू होना चाहिए, आपको ध्यान होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स वाली होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात मैं कहूँ धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हमें अगली चीज जो पढ़नी है वो घात, मतलब डिग्री क्या है, मतलब जैसे देखिए 2x² हो गया प्लस 3x हो गया माइनस का 5 हो गया, तो ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद पहचानने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ। तो बहुपद, अब देखिए एक अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करता हूँ, तो 2 इसका कितना स्क्वायर है, ये कितना घात है इसकी, x का स्क्वायर घात है। इसका कितना है, x का 1 है, और ये कितना है इसका, x का 0 है। तो ये मतलब कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है। x² का गुणांक कितना है, 2 है। क्या है, गुणांक 2 है। और x1 का गुणांक कितना है, 3 है। x0 का गुणांक कितना है, 5 है। ये तो आपको दिख ही रहा है। तो डिग्री क्या होता है, मतलब घात क्या होती है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जो हमें दिया हो, उस संख्या में जो चर संख्या का जो सबसे ज्यादा पावर होगा, जो उस चर संख्या में कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो और उस सभी चर संख्या में जिसका भी सबसे ज्यादा पावर हो या मतलब घात हो, तो वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। तो अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, x² की है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। समझ गए बात। और दूसरी बात, अगर मैं ये लिखूं कि 5x³ लिखूं, 4x² लिखूं, 3 लिखूं, तो अब बताइए इसकी डिग्री कितनी हुई, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, x³ की, तो मतलब इसकी कितनी हुई डिग्री, 3 हो गई। अगर ऐसे ही करूं मैं 2x³ हो गया, 4x² हो गया, -4 हो गया, y हो गया, +2 हो गया, तो इसके सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है बताइए, 5। तो कितनी होगी इसकी डिग्री, 5 हो गई। तो आपको यही ध्यान रखना है कि डिग्री क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसमें उस संख्या में चर संख्या की सबसे ज्यादा जिसकी पावर होगी, चर संख्या की सबसे ज्यादा जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले एक्सप्रेशन में, अब मतलब ये बहुपद है, मैंने आपको बताया कि इसको किससे बहुपद को इससे डिनोट कर सकते हैं हम। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें जो दिया हुआ है, तो अब पूछो कि इसमें डिग्री क्या, इस एक्सप्रेशन की मतलब इस व्यंजक की डिग्री क्या होगी या घात क्या होगी, तो आप बताइए तो क्या होगा। कई जो बच्चे होंगे इसका डिग्री जो बताएंगे 9 बताएंगे, 9 बता सकते हैं, नहीं 10 बताएंगे, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला कि एक एक्सप्रेशन में कोई भी चर की संख्या, कोई भी चर हो और उसकी पावर जिसकी सबसे ज्यादा हो वही उसकी क्या होती है, घात होती है, डिग्री होती है। तो अब चेक करिए, अब हम इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों, x का क्यूब, x में कितना है, 3 है, और y में कितना है, 8 है। तो हम इन दोनों के क्या करेंगे, डिग्री को जोड़ देंगे, घात को जोड़ देंगे, तो 3 8 कितना हो गया, 11। तो इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर घात कितना होगा, 11 घात या डिग्री हम कह सकते हैं। तो मैं डिग्री लेके चलूंगा जो बिल्कुल आसान लग रहा है। तो इस वाले एक्सप्रेशन का कितना डिग्री होगा, 11 होगा। अब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में जो उदाहरण है, तो नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मैंने बताया है कि बहुपद क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसके, और कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो और उसके चर संख्या में जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वही उसका क्या होता है, घात होता है। तो अब इसमें बताइए इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इसकी है, तो 5 की, तो इसका कितना हो जाएगा, घात 5 हो जाएगा।
अब इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें सिर्फ चर संख्या की पावर देखनी है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें कितने हैं, इसमें क्या है, ये क्या है बताइए, ये एक अचर पद है, अचर पद दे रखा है। और ये क्या है, एक बहुपद भी अचर पद है। अचर पद में मैंने बताया था जब भी अचर पद हो और उसका घात पूछे तो कितना होगा, उसका पावर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी चर संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे मैं 1 लेके चलता है, यहाँ पे अगर x की 0 होता है, अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, x की 0 होता, तो मैं क्या x की 0 को क्या लिख सकता था, 1 लिख सकता था, और 1 से गुना करता तो 2 आता, इसलिए इसकी घात कितनी आई है, 0, इसलिए इसकी घात कितनी है, 0 है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें घात के प्रकार पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री। घात के आपको रैखिक किसे कहते हैं, जब कोई एक्सप्रेशन में कितनी घात हो, जब कोई एक्सप्रेशन में एक घात हो तो उसे रैखिक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, समझ लीजिए प्यारे बच्चों। और दूसरा, जब कोई एक्सप्रेशन में दो घात हो तो उसे द्विघाती कहते हैं। इसी तरह जब कोई एक्सप्रेशन में तीन घात हो तो उसे त्रिघाती कहते हैं। और चौथा, जब कोई एक्सप्रेशन में चार घात होते हैं तो उसे चतुर्थ घाती कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाता है, इसके बाद भी स्टार्ट होता है। अगर मैं कहूँ तो 5 में क्या होता है, पंचघाती, 5 घाती भी होता है। क्या होता है, 5 घाती भी होता है। जिसमें 6 हो तो 6 घाती भी होता है। लेकिन ज़्यादातर हम इतने पे ही इतना ही लिखते हैं। लेकिन ये भी अगर क्वेश्चन में आए कि x की 5 आ गया तो x की 5 वाला एक्सप्रेशन आ गया तो उसमें कितने हो गए, 5 घाती हो गया। x के 6 घाती वाली आ गया एक्सप्रेशन तो क्या लिखेगा, उसमें x की 6 घाती आ गया, तो लिख सकते हो। तो इस तरीके से बढ़ता रहता है। लेकिन आपको बस मैं समझाने के लिए कि रैखिक में जब रैखिक क्या होगा, कहेगा इसका घात बताइए, तो क्या लिखेगा, जब उस एक्सप्रेशन में 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, रैखिक होगा। 2 घात होगा तो क्या होगा, द्विघाती कहेंगे। 3 घात होगा तो त्रिघाती कहेंगे। 4 घाती होगा तो चतुर्घाती। 5 घाती होगा तो 5 घाती। 6 घाती होगा तो 6 घाती होगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी जो घात वाला देखा था उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बुक में उदाहरण दे रखा है वो क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है, हमें ये बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ घात क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें उस वाले एक्सप्रेशन में जिस चर में सबसे ज़्यादा पावर होती है उसका क्या होता है, वही उसका घात होता है। तो अब ये देखिए, इसका कितना है, सबसे ज़्यादा घात है 2, तो इसका कितना घात होगा, 2। तो मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसमें हम, ये क्या है, द्विघाती है। इसको क्या लिखेंगे हम, द्विघाती है, क्योंकि 2 घात है। 2 घात वाले क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। इसमें कितना है, 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघाती कहेंगे। इसमें कितना है, इसमें कितना नहीं है तो कितना ही, इसमें कुछ घात नहीं है तो इसमें 1 घात होगा तो कितना होगा, ये रैखिक होगा। इसे क्या लिखेंगे हम, रैखिक। इसमें कितना है, 5 घात है। इसमें कितना है, त्रिघाती है, क्योंकि इसमें 3 घात है। इसमें कितना है, देखिए इसमें कितना घात है, ये देखिए 1 2 3, क्योंकि हमें पता है नहीं है तो जब 1 2 3 घात है तो कितना घात होगा, यहाँ पे त्रिघाती होगा। इसमें कितना है, चतुर्थ घाती। कितना घाती, चतुर्थ घाती होगा इसमें। इसमें कितना है, किसमें ज्यादा है, इस वाले में ज्यादा है। कितना घात ज्यादा है, 3, तो क्या होगा, ये त्रिघाती होगा। इस तरीके से यही इन सब का आंसर है। अभी हमने जैसे घात के प्रकार देखे थे, उसी तरीके से पद के आधार पर भी हम इसको बांट सकते हैं। जैसे एक पदी में क्या होता है, एक पदी में हमेशा आपको याद रखना है सिर्फ एक पद होगा। जैसे 6 हो गया, 8x हो गया, -8x² हो गया,
6xy हो गया, इसी तरीके से आगे जाता रहेगा। और तो क्या करें, जिस भी बहुपद में क्या हो, एक टर्म हो तो उसको क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। दूसरा क्या है, जैसे 6 + 8x हो, 8x² + 5y हो ना, और 6x + 3x² हो, तो ये क्या हो गया, द्विपद हो गया। अब जैसे ये त्रिपद क्या होगा, जिसमें 3 पद होता है, 3 पद जैसे हो गया, u हो गया प्लस u18 हो गया, u80 - 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, त्रिपद हो गया। इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, 2x² + 2x - 4, तो ये क्या हो गया, त्रिपद हो गया। तो ये मतलब पद के आधार पे था। तो जैसे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे। अभी जैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें पूछा गया है कि ये एक पदी है, द्विपद है, त्रिपद है, तो ये हमें बताना है। तो जैसे कई बच्चे इसको देख के ही पता लगा लेंगे, तो कहेंगे क्या है ये सर, ये क्या है, एक त्रिपद है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें उसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, जैसे 6x² है और -3x² है और +6x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमें पता है। इसको अरेंज कैसे करते हैं, इसको अरेंज करते हैं अवरोही क्रम में। हम तो कर सकते हैं किस क्रम में भी, चाहे तो हम आरोही क्रम में भी कर सकते हैं, लेकिन अवरोही क्रम में ही कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो जो हम किताब सब में भी देखते हैं, तो उसमें कैसे होता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित होता है कोई भी एक्सप्रेशन। तो आपको याद क्या रखना है, कोई भी एक्सप्रेशन हो हमें जो गिवन होता है, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होता है, दिया हो, हमें उसे हमेशा अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अब देखिए 6x² ये है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये 6x। अब देखिए ये क्या हो गया, ये अब कितना हो गया, ये द्विपद हो गया। ये क्या हो गया, द्विपद हो गया, और द्विपद ही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वाला आंसर गलत हो गया और ये वाला आंसर सही हुआ। तो आपको सबसे पहले जब भी आए एक पदी द्विपद पूछने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि वह एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। अब हमें अचर बहुपद देखना है। हमने अचर पद भी पढ़ा था। अचर पद क्या था, जो चर के संख्या के साथ रहा हो, जो चर संख्या उसमें नहीं होती उसको अचर पद कहते थे। इसी तरीके से जैसे हम कह सकते हैं, हम ये किसको डिनोट करता है, बहुपद को डिनोट करता है। जैसे 6 हो गया, 8/3 हो गया, 2.5 हो गया। मतलब ऐसा संख्या जो पूरी तरह जो चर संख्या पे निर्भर ना हो, उसको क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सभी अचर बहुपद की जो डिग्री होती है, अर्थात जो घात होती है, कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। तो 0 होती है, तो एक बात ये आ gया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 चीजें निकलती है। हम कह सकते हैं सारे अचर बहुपद एक पदी होते हैं। ये तो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने पद हैं, एक पद ही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सारे एक पदी अचर बहुपद हो सकते हैं, नहीं ना। तो क्या लिख सकते हैं, क्या सारे एक पदी अचर बहुपद नहीं होता है। क्यों? ये भी तो है क्या, एक अचर एक पदी है, ये भी तो है एक पदी, इसलिए। अब अगला जो है शून्य बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद जो क्या हो, शून्य हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं, 0 बहुपद कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, बहुपद को दर्शाने के लिए हम ये लिख सकते हैं, तो इसको 0 कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें 0 हो, उसको क्या कहेंगे, 0 बहुपद कहते हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। तो क्या होगा, जो 0 होगा, मतलब शून्य बहुपद क्या होगा, एक पदी होगा। क्या होगा, ये एक पदी, अर्थात मोनोमियल होगा। शून्य बहुपद क्या होता है, एक पदी होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि शून्य बहुपद की डिग्री लिखने के लिए, डिग्री
अर्थात क्या लिखने के लिए, घात लिखने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शून्य बहुपद की कभी भी डिग्री नहीं होती है, क्योंकि इसको अभी तक परिभाषित ही नहीं की गई। और यही अब हम स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप लिखना है। मानक रूप क्या होता है, जब भी कोई हमें जब एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हो, कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया हो तथा जब हम उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो उसे मानक रूप कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, अगर हम इसको मानक रूप में लिखें तो हमें पता है कि मानक रूप क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन जैसे गिवन हो उसको हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले हम जब आरोही क्रम में अगर हम इसको लिखे आरोही क्रम में, तो क्या होगा, आरोही क्रम में जब हम लिखे तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 9x सबसे नहीं, आरोही क्रम छोटे से बड़े रूप में होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, -6, तो -6 पहले आ गया। फिर इसके बाद बड़ा कौन सा है, इसके बाद बड़ा आपका है ये, तो प्लस का 6x स्क्वायर, स्क्वायर का क्या है, x की क्यूब, तो प्लस कितना हो गया 3x की क्यूब। उसके बाद कितना है 2x की 4, उसके बाद कितना है 2x की 7, उसके बाद कितना है 5x की 8, और ये शायद मैंने 2 बार रख दिया तो इसको एक ही बार रहने दीजिए। तो देखिए, तो हमारा -6 हो गया, फिर इससे बड़ा 6x का स्क्वायर, फिर 3x की क्यूब प्लस 2x का 4 प्लस 2x का 7 प्लस 5x की 8। अब इसको मैं अगर अवरोही क्रम में लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, अवरोही क्रम में लिखे तो क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा हमें लिखते हैं। लेकिन हमें जब भी क्वेश्चन में आएगा तो सबसे ज्यादा हमें क्या प्रयोग करना है, अवरोही क्रम, मतलब क्या यूज करना है हमें, आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो यूज होगा क्या होगा, अवरोही क्रम में ही हमें कोई भी एक्सप्रेशन को व्यवस्थित करना है, क्योंकि सबसे ज्यादातर किताबों में हमें ऐसे ही अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना पड़ता है। अब हमने बेसिक चीजें यहाँ तक खत्म कर लिया। अब हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।